Hello everyone. Let's start with part 3 of economy means for UPSC civil services exam. We have completed infrastructure, its various subsets. Today we are going to complete investment models, और उसके साथ ही we will see the changes in industrial policy and their effects of liberalization on the economy and its various sectors, including this. Hopefully in the next 2 lectures we will complete entire economy with its PYQs. ठीक है, इसमें भी कुछ डायमेंशंस हैं. फॉर एग्जांपल MSME को लेके ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एट्सेट्रा, ये सब भी कवर कर लेंगे. ठीक है. देन विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट. आई थिंक इन्वेस्टमेंट मॉडल्स. यार सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं क्या होता है. ये ना हैव आई अपलोडेड इट? ओके, तो ये सारे नोट्स ना टेलीग्राम पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो देख लेना. इन्वेस्टमेंट ये ना PYQ है. इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी इज़ अ माइक्रो इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ इकोनॉमी. तो ये मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया ताकि वी कैन यूज़ इट एज इट इज़ फॉर आवर आंसर राइटिंग. ठीक है, यू कैन यूज़ इट इन योर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन एज यू विश टू बी. फैक्टर्स. सबसे पहले देखो, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो व्हाट आर द फैक्टर्स विच वुड बी इम्पैक्टिंग यू. सोच के देखते हैं थोड़ा. यू आर इन्वेस्टिंग इन अनदर कंट्री. कौन कौन से फैक्टर होंगे जो आपको इम्पेक्ट करेंगे? आप पहले देखोगे कि वहाँ पे गवर्नमेंट का पॉलिसी सपोर्ट है या नहीं है. ठीक है, पॉलिसी सपोर्ट. उसके बाद इन्फ्लेशन रेट वगैरह क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है अगर लोन वगैरह लेना है तो. ठीक है, क्रेडिट वगैरह चाहिए होता है ना. और क्या चाहिए होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, परचेजिंग पावर पैरिटी कैसी है लोगों की, कितना पैसा है उनके पास कि वो कितना खरीद सके. और इन्वेस्टमेंट में आप क्या देखोगे? रिटर्न वगैरह हो गया. इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद मार्केट साइज़ कितना है, ताकि आपको पता चल सके कि हाउ मच यू आर गोइंग टू स्केल. ठीक, इतने पॉइंट्स देख लिए. और देखते हैं इसमें कौन से लिखे हैं एक्स्ट्रा. टैक्स रेट, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इन्फ्लेशन, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, मार्केट, कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट, मार्केट साइज प्लस स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़. ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है. म्यांमार जैसे देश में जहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, कू हो रहे हैं, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट इज़ गोइंग टू बी वेरी लेस. इन्वेस्टमेंट मॉडल्स देख लेते हैं और ग्रोथ मॉडल्स. सबसे पहले तो हेरोड-दोमार स्ट्रैटेजी. इफ़ यू हैव स्टडीड 5-year plans, फर्स्ट 5-year plan इज़ बेस्ड ऑन दिस हेरोड-दोमार स्ट्रैटेजी. इट फोकस्ड ऑन सेविंग, कि सेविंग करोगे तभी ग्रोथ होगी. लेकिन इवेंचुअली इट वाज अंडरस्टूड दैट सेविंग से ग्रोथ नहीं होती. सिर्फ ग्रोथ होगी तो इट मस्ट इंक्लूड वो एक्सपेंडिचर, द कैपिटल एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी ऑल्सो. ठीक है. सोलो स्वान मॉडल, व्हाट इज़ इट? प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस किया. महालनोबिस मॉडल, सेकेंड 5-year plan वॉज बेस्ड ऑन दिस नेहरू महालनोबिस मॉडल. इट फोकस्ड प्राइमरीली ऑन हैवी इंडस्ट्रीज. ठीक है, हैवी इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक कंजम्पशन को इंक्रीज़ करना यहाँ पे लिखा है. राव मनमोहन मॉडल, PV नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी आर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर. 1991 में दे बोथ ब्रॉट अप LPG रिफॉर्म्स. इसे आगे डिटेल में पढ़ेंगे, क्यों आया, कैसे आया, क्या इम्पैक्ट हुआ, ये सिलेबस में भी है. ठीक है. साइकिल ऑफ हायर ग्रोथ देख लेते हैं. हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर का साइकिल क्या होगा? सबसे पहले तो देखो, हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है. ठीक है, इन्वेस्टमेंट मतलब ज़्यादा हो रही है. कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में काफ़ी तगड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है. ठीक है, उससे क्या होगा? मल्टीप्लायर इफेक्ट. फॉर एग्जांपल 2.5 है. मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या? आपने 100 रुपये मार्केट में इन्वेस्ट किए. अब जिस दुकानदार को आपने 100 रुपये दिए वो जाके बैंक में जमा कराएगा. ठीक है, वो बैंक वाला उस 100 रुपये को आगे क्रेडिट में दे देगा. 100 रुपये को नहीं, 90 रुपीज़ को क्रेडिट में दे देगा, क्योंकि 10 उसने अपना CRR और SLR रखना है उसमें से. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द RBI रेगुलेशंस 90 दे देगा. उसके बाद वो 90 जिसके पास जाएंगे वो फिर जाके बैंक में जमा करा देगा. बैंक फिर उस 90 में से 81 क्रेडिट पे दे देगा, 10% रख के. ठीक है, 9 रुपीज़ 81 क्रेडिट पे दे देगा. तो आप देख रहे हो 100 से 90 और पैसा बन गया और उससे 81 और पैसे बन गए. तो ऐसे करते करते मनी मल्टीप्लिकेशन होती जाती है. तो जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, फॉर एग्जांपल 100 हो रहा है तो उसे इंटू 2.5 करो तो 250 रुपये बन जाएंगे. ठीक है, सॉरी फॉर दिस डेसिमल. 250 रुपये बन गए. इससे इन सब से होगा क्या? आप कह रहे हो
देखो कम पैसे से ज़्यादा पैसे बन रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है। लोगों के पास क्योंकि पैसे का फ्लो बढ़ रहा है तो डिमांड करेंगे वो ज़्यादा, सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ रही है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। उसके बाद क्या होगा, प्राइवेट लोग और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्राउडिंग ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगी, उसके बाद दोबारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगी। तो ये साइकिल है, ऐसे करके इट विल कीप कॉन्टिन्यूइंग एंड कॉन्टिन्यूइंग, ठीक है। इश्यूज़ क्या हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के? देखो यार, पुअर फंडिंग, पैसा बहुत तगड़ा चाहिए होता है, संक कॉस्ट हाई है, ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, ठीक है। संक कॉस्ट इज़ हाई, एनपीए क्रेडिट वगैरह ले लेते हैं, उसके बाद एनपीए भी उतने ही बढ़ जाते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड्स, इनसफिशिएंसी ऑफ यूज़र चार्जेस, इसको मैं थोड़ा रेज कर दूँ, हाईलाइट वगैरह वाले कर लेना। वाइब्रेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, वाइब्रेंट नहीं है, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है ना वो उतनी वाइब्रेंट नहीं है। अंडर डेवलप्ड एमएनपी म्यूनिसिपल, ये एमएनपी इज़ म्यूनिसिपैलिटी की जो बॉन्ड मार्केट्स हैं वो उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। बॉन्ड मार्केट डेवलप नहीं है तो क्रेडिट से एक्सेस कम होगा, क्रेडिट एक्सेस कम होगा तो पैसे कम आएंगे, पैसे कम आएंगे तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, ठीक। एक ना पीपीपी का फेज़ है, इसे अभी यहाँ पे नहीं करते, जब पीपीपी करेंगे तभी करेंगे, ठीक है। क्लीन कर दूँगा थोड़ा। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ देख लेते हैं पीपीपी के लिए। 3P इंडिया करके एक प्रोजेक्ट था, इसमें 3 चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया। फर्स्ट वाज के जो रेगुलेटर्स, फाइनेंसेस और मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं, दिस इज़ अ साइन ऑफ मैनेजमेंट इन एक मिनट यार, सॉरी। Sorry for that, yeah. There was someone at my door. एग्जामिन इश्यूज़, तीनों चीज़ों के इश्यूज़ को एग्जामिन करेंगे, उसके बाद एक्सपर्ट्स देखेंगे। एक्सपर्ट्स कहाँ पे थे, मेरा तो ध्यान ही सारा भटक गया। हाँ, 3P इंडिया प्रोजेक्ट चलाया था, उसके अंदर सबसे पहले इन तीनों के इश्यूज़ जो हैं उनको एग्जामिन किया गया, उसके बाद एक्सपर्ट्स को बुलाया गया और जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें असिस्टेंस की तरफ फोकस किया गया, ठीक है। ये प्रोजेक्ट का काम था कि ये तीनों चीज़ों को हैंडल करना है। इन्विट्स, इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड्स, मेरे जैसे नल्ले यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। NLMC, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन, इसका काम क्या है, ये भी आगे लिखा हुआ है एक्चुअली। जो नॉन कोर एसेट्स है ना, ये क्या होते हैं वो भी बताता हूँ। उसकी मोनेटाइजेशन को, उसके लिए कॉरपोरेशन, एक कंपनी बनाई गई। मोनेटाइजेशन क्या होता है, जब आपके पास कोई लैंड या कोई प्रॉपर्टी या कोई एसेट ऐसे खाली पड़ा हो, कोई वैल्यू जनरेट नहीं कर रहा, उतनी वैल्यू जनरेट नहीं करना जिसकी इतनी पोटेंशियल है, तो हम क्या करते हैं, उसे थोड़े टाइम के लिए उसकी ओनरशिप नहीं बट उसके पोजेसिंग राइट्स को थोड़े टाइम के लिए किसी और को दे देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्राइवेट सेक्टर को दे दिया और उससे कहा कि इसमें से इतनी वैल्यू जनरेट करो और जितनी वैल्यू जनरेट करोगे उसका कुछ पार्ट हमें दो। तो गवर्नमेंट ये सब कर रही है अब, ठीक है। ये पैसे इंक्रीज़ द फाइनेंशियल फ्लो, इसके लिए ये ज़रूरी है ताकि इट कैन बी फर्दर इन्वेस्टेड इन द हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद वो फिर मल्टीप्लायर इफेक्ट हो सके और वी कैन रीच एट दिस कंक्लूजन, ठीक। PSUs, सरप्लस लैंड वैल्यू जनरेशन, हाँ PSUs के पास सरप्लस लैंड है, उससे वैल्यू जनरेशन करना, उसके लिए ये कॉरपोरेशन बनाएगी। ये लिखा है, आगे समझते हैं ये क्या है टोटल। और कौन से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं फॉर PPP प्रोजेक्ट्स? वायबिलिटी गैप फंडिंग वी हैव डन इन उड़ान स्कीम, ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिस टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडेड बाय दिस कंपनी। इंफ्रा डेट फंड, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 111 लाख करोड़, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 1.4 ट्रिलियन US डॉलर्स। रेशियो क्या होगी सेंटर स्टेट प्राइवेट की? 39-39-22। मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स देखते हैं। मोनेटाइजेशन वी हैव अंडरस्टूड, 2 तरह के एसेट्स होते हैं, कोर एसेट्स, नॉन कोर एसेट्स। कोर एसेट्स आर एब्सोल्युटली क्रिटिकली इंपॉर्टेंट एसेट्स, फॉर एग्जांपल रोड, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, टेलीकॉम टावर एट्सेट्रा।
ये वो एसेट्स हैं जिनसे अगर इन्हें कुछ हो गया तो हमारी कनेक्टिविटी के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी नुकसान होगा। ठीक, इसके लिए एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम चलाई गई। क्या करना है इस पाइपलाइन के अंदर, स्कीम के अंदर, कि जो कोर एसेट्स हैं, इन कोर एसेट्स को लीज़ के ऊपर दे देना है प्राइवेट सेक्टर को। नीति आयोग इसको सपोर्ट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, ठीक है, स्टेट बाय नीति आयोग। नॉन कोर एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह, यहाँ पे आएगी NLMC, जो हमने यहाँ पे अभी पढ़ी है, ये NLMC, ठीक है। यहाँ पे ये क्या करेगी, सेल कर देगी या लीज़ कर देगी नॉन कोर एसेट्स को, ठीक है। ये किसके द्वारा स्टीयर्ड किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। ये दोनों का फ़र्क है मोनेटाइजेशन को ऑफ एसेट्स को लेके। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, अब ये क्या चीज़ है, 2015 में इट वॉज सेटअप फॉर बोथ ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। वी नो व्हाट आर दीज प्रोजेक्ट्स, ठीक है। फीचर्स, टू मैनेज 3 टाइप्स ऑफ फंड्स। सबसे पहले तो मास्टर फंड्स, दीज आर दोज फंड्स विच आर डायरेक्टली इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट्स, द कोर प्रोजेक्ट्स। फंड ऑफ फंड्स, इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल कंपनीज विच इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। एक ऐसे फंड में ये इन्वेस्ट करती हैं जो आगे जाके फंड्स इन्वेस्ट करती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। ये कंपनी है, इस कंपनी में NIIF ने अपना फंड इन्वेस्ट किया, वो फर्दर फंड इन्वेस्ट करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर में। दिस इज़ फंड ऑफ फंड्स। स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी फंड्स, ये क्या होता है, जो इक्विटी है, इक्विटी को ऑन करती है, ये मतलब इक्विटी खरीद लेती है। अब इसके कारण एक इशू भी हो जाता है, क्या लिमिटेशन आ जाती है कि जब ये NIIF इक्विटी को ऑन करेगी थ्रू इट्स स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटीज़ फंड, तो इसके पास ओनरशिप आ जाएगी, तो ये कॉरपोरेशन बन जाती है। इट बिकम्स कॉरपोरेशन एज इट कैन टेक इक्विटी ऑफ एनी कंपनी, ठीक है। तो ये उसके ऊपर प्रॉब्लम आ जाती है। पहले ये सिर्फ फाइनेंसिंग लिमिटेड एक कॉरपोरेशन थी, अब ये प्रॉपर इक्विटी वाली कॉरपोरेशन बन गई, ठीक है। और लिमिटेशन क्या है, स्पोरेडिक म्यूटनी सिंस 2015, ओनली 5 टाइम्स मेट, 5 बार मिली है सिर्फ NIIF सिंस 2015। इन्वेस्ट इन प्राइवेट कंपनी रादर देन इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जाम्पल firstcry.com वो है ना, जिसमें बच्चों का सामान मिलता है। इफ़ यू मॉल्स वगैरह में यार उनके शोरूम्स होते हैं, उन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करती है रादर देन स्पेंडिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दिस इज़ अनदर लिमिटेशन ऑफ इट। इन्वेस्ट इन AMC, एसेट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन। बायलैटरल फंडिंग, एग्जांपल जापान इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, UAE कर रहा है थ्रू डिप्लोमेसी, ठीक है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, पेन बदलते हैं। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, बजट 2021-22 ने डिसाइड किया कि NMP आएगी और इसके थ्रू गवर्नमेंट वुड मोनेटाइज 6 लाख करोड़ वर्थ ऑफ एसेट्स। मतलब क्या गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ेंगे? नहीं जी नहीं, इतने रुपीज़ के एसेट्स को गवर्नमेंट मोनेटाइज करेगी और ट्राई टू गेन वैल्यू ऑफ 6 लाख करोड़ आउट ऑफ इट। सिग्निफिकेंस वही हो जाता है, वैसे चैलेंजेस वगैरह ये सब हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा है नहीं। हाँ, ये चीज़ें देखने वाली हैं, मैं ये दिखाई देता हूँ जो हाईलाइटेड है वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक प्रॉब्लम होती है क्योंकि कब्ज़ा वगैरह इज़ अ रियल थिंग, ठीक है। उसमें प्राइवेट प्लेयर बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते, तो यहाँ पे आएगा PPP कि जिसमें लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं वो संभालेगी गवर्नमेंट, जिसमें फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस हैं और प्रोफेशनलिज्म और एक्सपर्टीज़ चाहिए वो संभालेगी प्राइवेट। इसके कारण PPP बढ़ा था आगे। कब्ज़े वाली जगह पर नो प्राइवेट प्लेयर कैन इन्वेस्ट। और रेगुलेटरी टैरिफ है, रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल जिसे बोलते हैं, लो इंटरेस्ट है। एग्जांपल रोड ऑफ 3 लेन्स है सिर्फ, बाहर एक्सप्रेस वे 7 लेन्स के होते हैं, 6 लेन्स के होते हैं। लैक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो ये वो, ठीक है। ऑल टाइम डायग्राम, आप देखो ये कुछ स्टैंडर्ड डायग्राम्स हैं जो जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर या इन्वेस्टमेंट की बात हो यू कैन मेक देम, या मोनेटाइजेशन की बात हो। एग्जिस्टिंग कोर एसेट्स, उनको मोनेटाइज किया, प्रोसीड्स फ्रॉम मोनेटाइजेशन से पैसा आया और न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड। उसके बाद दोबारा एग्जिस्टिंग एसेट्स को कर दिया कोर एसेट्स। तो दीज आर द थिंग्स, ठीक है। गति शक्ति के 6 पिलर्स है। अब देखो आप बोलोगे कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ये डिटेल में क्यों नहीं पढ़ा रहे, ये क्यों नहीं डिटेल में पढ़ा रहे। बात ये है कि ये चीज़ें ना बस आपको सिर्फ मेंशन करनी है। अब वहाँ पे आपको सिर्फ नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के लिए डेडिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाता तो 2 साल पहले पूछा जाता, अब नहीं पूछा जाएगा। अब यू जस्ट हैव टू मेंशन इट। लुक, वी नीड टू मूव स्मार्ट। अब वी जस्ट नीड टू मेंशन इट, और मेंशन करने के लिए जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो यहाँ पे बता दी बस।
ठीक है। अब ये गति शक्ति प्लान है, ये मैंने सारा प्लान नहीं बताऊंगा, क्या करता है वो बता दूंगा, और 6 पिलर्स जो हैं इसके विच वी नीड टू मेंशन इन द एग्ज़ाम व्हेन इट कम्स, तो वो बता दूंगा, ठीक है। गति शक्ति का मेन क्या है, क्या काम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे मोड्स हैं, बसेज हो गया, इनलैंड वाटरवेज हो गए, एयरवेज हो गए, इन सबको मर्ज करना, इंटीग्रेट करना, कन्वर्जेंस ऑफ ऑल मोड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। 6 पिलर्स कौन से हैं इसके, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, सारे मोड, वन पोर्टल सेंट्रलाइज्ड, सारे मोड्स को एक जगह इंक्लूड करना, प्रायोरिटाइजेशन, कनेक्टिविटी को प्रमोट करना, ऑप्टिमाइजेशन, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसे फुल यूटिलाइज करना इज़ ऑप्टिमाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन, आपस में एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से गठबंधन करना, एनालिटिकल टूल, देखना कौन सी गलतियाँ हो रही हैं, कौन से फ़ायदे हैं, कहाँ पे हमें नुकसान हो सकता है, टू बेसिकली प्रोसेस इट ऑप्टिमाइजली, ठीक है, ऑप्टिमली, डायनामिक है। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मॉडल देख लेते हैं। अब देखो यहाँ से होगी टेक्निकल चीज़ें शुरू, यहाँ से भी नहीं, टू बी प्रिसाइज यहाँ से होंगी जहाँ पे पीपीपी स्टार्ट होगा, पर देखते हैं। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मॉडल, सबसे पहले पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल, हमें पता है गवर्नमेंट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, इसके प्रॉस क्या है, IMF ने बोला जब देर इज़ 1% इंक्रीज इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट देन देर इज़ 2.7% इंक्रीज इन GDP, 10% इंक्रीज इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, 1.2% इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। इशूज़ देखो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के कुछ प्रॉस एंड कॉन्स है वो देख लो। एक इकोनॉमिक सर्वे ने एक बात कही थी कि लोगों की पुअर परसेप्शन है बिजनेस को लेके। फॉर एग्जांपल इंडियंस कहते हैं कि नेगेटिव कॉनोटेशन है बिजनेस को लेके, अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसे ज़्यादातर लालची चीज़ों के साथ जोड़ा जाता है कि ये तो दूसरे को एक्सप्लॉइट करके ही पैसे कमा रहे हैं। FDI और FPI का डिफरेंस, वैसे इट इज़ रेलेवेंट फॉर प्रीलिम्स, पर बता देता हूँ। व्हेन इट इज़ मोर देन 10% FDI, लेस देन 10% FPI। स्टेबल ज़्यादा है, कम स्टेबल है, इसलिए हॉट मनी भी बोलते हैं जब पैसा निकलना शुरू हो। डेट नहीं क्रिएट करता, ये डेट क्रिएट कर देता है, अनस्टेबल वगैरह है। टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट स्किल्स वगैरह देख के ये इन्वेस्ट होता है। ये वॉलेटाइल होता है सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए, नॉलेज वगैरह इंक्लूड होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है, देखो यहाँ पे मैंने खुद के लिए भी लिखा था, दिस इज़ टेक्निकल, डू इट फ्रॉम अ जनरलाइज्ड पर्सपेक्टिव। अकॉर्डिंग टू PPP नॉलेज लैब, ये ना एक इंस्टीट्यूट है और उसी इंस्टीट्यूट की फॉर्मल डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूँ, जब भी PPP की बात आए तो इसे मेंशन कर देना। PPP model is a long-term contract between private parties and government entities for providing a public asset or service. सिंपल है ना, सिंपल, छोटी, टू द पॉइंट, रेलेवेंट, क्रेडिबल, ऑथेंटिक। रिस्क में लीगल और पॉलिटिकल रिस्क होंगे तो गवर्नमेंट विल हैंडल इट। कमर्शियल में डिमांड रिस्क और सप्लाई रिस्क होंगे, डिमांड रिस्क विल प्राइवेट सेक्टर हैंडल इट। सप्लाई रिस्क देखो आइडियली प्राइवेट सेक्टर शुड, बट दोनों में से कोई भी कर सकता है। अब जो डायग्राम मैंने वो वहाँ पे छुड़वाया था वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ। 1991 से LPG स्टार्टेड इन इंडिया, PPP स्टार्टेड इन इंडिया आफ्टर LPG, ठीक है। सिंस 1991 to 2004 देयर वाज अ ग्रोइंग फेज ऑफ PPP। ये देखो ग्रोइंग फेज हो रहा है, ठीक है। 1991 2004 दिख रहा है ना। 2004 से लेके 2011 इट वाज अ मैच्योर फेज। 2004 to 2011, 2011 से लेके 2023, या जो भी अब तक चल रहा है, दिस इज़ वो कहते हैं ना, इसके लिए एक वर्ड था, डिक्लाइनिंग फेज तो नहीं होना चाहिए वैसे, पर डिक्लाइनिंग फेज ही होगा, और क्या ही होगा। देखते हैं क्या लिखा है मैंने यहाँ पे। हाँ, डिक्लाइंड, ठीक है, डिक्लाइनिंग फेज। अब यहाँ पे जहाँ से कम होना शुरू हुआ ये ईयर था 2008। क्यों? ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, LPG की, उसके बाद जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगी तो इंडिया पे भी तो इम्पैक्ट होगा, ठीक है। बस वही हुआ, 2008 के बाद PPP स्टार्टेड डिक्रीजिंग। अब तो गवर्नमेंट खुद ही कैपेक्स पे बहुत फोकस कर रही है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वैसे भी बहुत ज़्यादा हो रही है ऑलरेडी। मॉडल्स देख लेते हैं PPP के कौन से होते हैं। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, सपोज़ मैं गवर्नमेंट हूँ, आप प्राइवेट कंपनी हो, ठीक है। मैंने आपको बोल दिया कि आप 2 साल के लिए इस चीज़ को मैनेज करोगे, बनाओगे नहीं, नो कंस्ट्रक्शन इज़ इन्वॉल्व हेयर, बनाना नहीं है, बट मैनेज करोगे। फॉर एग्जांपल एक रेलवे स्टेशन है, उसमें सफाई करना, सफाई का काम ध्यान रखना, सारी चीज़ों को मैनेज करना, लीज़ पे जो देना नहीं देना वो सब कुछ मैनेज करना इज़ योर ड्यूटी। वो पैसे जो आएंगे, पैसे मेरे पास आएंगे, लेकिन उसके लिए मैं आपको एक फ़िक्स फ़ीस दे दूँगा। वर्क डन बाय द प्राइवेट, फीस पेड,
दैट्स इट, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल गलत है, मेक अ स्मॉल स्विमिंग पूल, ये एग्जांपल गलत है। मैनेज अ स्विमिंग पूल हो सकता है कि मैनेज करो पूल को, ठीक है। ओके, हो गया, फर्स्ट मॉडल हो गया मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। सेकंड होता है टर्न की प्रोजेक्ट्स। टर्न की प्रोजेक्ट्स को ईपीसी भी बोलते हैं, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन। इंजीनियरिंग की, प्रोक्योरमेंट की, कंस्ट्रक्शन की। देखते हैं क्या होता है। प्राइवेट कंपनी जो होगी वो कंस्ट्रक्शन करेगी, उसके लिए वो फ़ीस लेगी, ठीक है। उसके बाद फ़ीस लेने के बाद उसने अपना काम किया, पैसे लिए, उसके बाद जो ओनरशिप है वो वापस गवर्नमेंट के पास चलेगी, ठीक है। इसलिए ईपीसी इसका नाम आ गया, या टर्न की आ गया कि वापस टर्न कर दिया की को। लेकिन इसमें जो पैसा है कंस्ट्रक्शन का पैसा, वो फंड्स से नहीं उठाया जाएगा। फंड्स नॉट रेज्ड थ्रू लोन्स, ठीक है। क्रेडिट वगैरह लेके लोन पे नहीं उठाया जाएगा, या कोई इक्विटी वगैरह नहीं इशू की जाएगी कंपनी की, बट जस्ट कंस्ट्रक्शन मनी शैल बी यूटिलाइज बाय द प्राइवेट सेक्टर, और उसके लिए पैसा शैल बी गिवन बाय द गवर्नमेंट। बस ये फ़र्क है, इसमें मैनेजमेंट हो रही है और इसमें कंस्ट्रक्शन हो रही है। अब बात आती है यहाँ पे लीज़ और कंसेशन की। इसमें क्या होता है, इससे बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफ़र मॉडल भी कहते हैं। बनाओगे, कुछ टाइम के लिए ऑपरेट करोगे, उसके बाद ट्रांसफ़र कर दोगे। फॉर एग्जांपल आपने रोड बनाई, अब ये प्राइवेट सेक्टर आपका है, मैं एक मिनट यार ये रेज कर दूँ। ये रोड आपने बनवाई, हाईवे बनवाया, यहाँ पे आपने पोल लगवा दिया। हाईवे बनवाने के बाद पैसे भी तो आपको इकट्ठे करने हैं, तो 10 साल के लिए आपको ये टोल प्लाज़ा मिल गया। 10 साल में आपने जितना पैसा इकट्ठा किया, उसके बाद ये टोल ख़त्म हो जाएगा और आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन बन गई, आपको आपके पैसे मिल गए, तो आप उसके बाद ये जो ओनरशिप है रोड की, ये शैल बी ट्रांसफ़र टू गवर्नमेंट अगेन। प्राइवेट रेज्ड फंड्स, वही टोल के थ्रू कलेक्ट टोल, वही हो गया 10 साल के लिए एग्जांपल, उसके बाद ट्रांसफ़र। अब ये जो प्रोसेस है ना, इट शैल बी डन थ्रू एन एसपीवी। एसपीवी क्या होता है, स्पेशल पर्पज़ व्हीकल। किसी काम करने के लिए, करने के लिए एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल, एक एंटिटी होती है, एक छोटी सी कंपनी के अंदर एक कंपनी होती है, उसको क्रिएट कर दिया जाता है कि इस काम को संभालो, तुम्हारा काम सिर्फ इस काम को संभालना है। जब ये काम हो जाएगा उसके बाद दिस कंपनी विल बी ख़त्म, ठीक। दिस इज़ एसपीवी। अब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जहाँ पे ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर के पास रह जाती है। बीओटी वहाँ पे हमने देखा था, बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफ़र। इसमें है बीओओ, बिल्ड, ओन, ऑपरेट। बनाओ, अपनाओ, ऑपरेट करो। एग्जांपल, नॉर्थ ईस्ट में कोई बिल्डिंग बनाई, बस पानी पी लो। प्राइवेट फाइनेंस इनिशिएटिव, ये वो डिसइन्वेस्टमेंट जैसे एयर इंडिया के साथ हुआ। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे ये वो टेबल है जिसमें सारी टेक्निकलिटीज़ भी क्लियर हो जाएंगी। बीओटी पढ़ा हमने, ईपीसी पढ़ा। बीओटी में क्या होगा, प्राइवेट जो फाइनेंशियल रिस्क है विल बी ऑफ प्राइवेट बर्डन, रेवेन्यू रिस्क है प्राइवेट बर्डन, मेंटेनेंस रिस्क है प्राइवेट बर्डन। ईपीसी में फाइनेंस रिस्क गवर्नमेंट बर्डन, रेवेन्यू रिस्क गवर्नमेंट बर्डन, मेंटेनेंस रिस्क गवर्नमेंट बर्डन। हैम है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। 2-3 साल पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट था, अभी भी शायद पूछ ही सकते हैं क्योंकि इट इज़ टेक्निकल और अभी पूछा नहीं गया, इसलिए मॉक्स वगैरह में काफ़ी पूछते हैं। फाइनेंशियल रिस्क है वो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों का होगा। जो रेवेन्यू रिस्क है, जो पैसा आना नहीं आना, वो गवर्नमेंट के लिए रिस्क है। जो मेंटेनेंस करनी है वो प्राइवेट के लिए रिस्क है। इन दोनों का ये हाइब्रिड है, ठीक है। एन्युटी मॉडल, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, मिक्स है ये, हो गया। स्विस चैलेंज मेथड, ये क्या होता है, गवर्नमेंट को टेंडर वगैरह रिलीज़ नहीं कर रही। अब खुद यहाँ पे ये लिखा है, इसी से समझाता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, गवर्नमेंट ना इनिशिएट करती है, ओके हमने एक प्रोजेक्ट प्रोसेस किया है, इसके लिए हम टेंडर निकाल रहे हैं, जो भी हु वांट्स टू जॉइन अस, तो वो टेंडर पे ऑक्शन होगा, बोली वगैरह लगाओ और आके हमारे साथ बिज़नेस करो अंडर पीपीपी। लेकिन इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल रिलायंस है, इसमें क्या होगा, रिलायंस जाके गवर्नमेंट को बताएगी कि यहाँ पे ये काम करने की ज़रूरत है, हम इसको इतने पैसे में काम कर देंगे। फॉर एग्जांपल 100 करोड़ में ये कर देंगे, ठीक है, इतनी इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पे कर देंगे, आप हमें करने दो, कि हम ये सड़क बना देंगे, यहाँ पे हमें टोल लगाने दो इतनी देर के लिए। लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी, ये तो आपने कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट उसके बाद एक नोटिफिकेशन निकालेगी और बाकी प्राइवेट कंपनीज़ को भी, जो इसके कंपेटिटर हैं, उनको भी बुलाएगी कि भैया आओ, आके आप भी ऑक्शन करो। फॉर एग्जांपल अडानी को बुला लिया, अडानी ने कहा ये 100 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं 110 करोड़ कर दूंगा और बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बना दूंगा।
तो जो भी सबसे ज़्यादा करेगा गवर्नमेंट उसे इंक्लूड कर लेगी, ठीक है। स्विस चैलेंज मेथड ये होता है। हेयर प्राइवेट पार्टी इनिशिएट अ प्रपोजल फॉर प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट इन मार्केट बिडिंग फॉर प्रोजेक्ट। हाँ बस हो गया। सेक्टर स्पेसिफिक मेजर्स कौन से लिए गए हैं यार, ये बड़ा जनरलिस्टिक है, मैं क्या ही कराऊँ। पावर्स के लिए डिस्कॉम्स, माइनर पोर्ट्स के लिए वो सागरमाला, हाईवे के लिए कॉमन ऑन रोड्स, ये वो छोड़ो इसे। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसएडवांटेजेस ये हैं, इकोनॉमिक ये है, पढ़ो। क्रॉनिक कैपिटलिज्म पढ़ा होगा। क्रॉनिक कैपिटलिज्म यही है जहाँ पे जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज़ अपनी मेहनत या एक्सपर्टीज़ से आगे नहीं बढ़ती, बल्कि ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस से आगे बढ़ती हैं। उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है इसलिए वो आगे बढ़ती हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड क्रॉनिक कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म के ऊपर क्राउन है, क्राउन का हाथ है। विजय केलकर कमेटी यार पीपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपीपी 2.0 अगर किसी ने शुरू किया तो विजय केलकर कमेटी। उप्स, मेरा लोगो यहाँ पे क्या कर रहा है, बड़ा करके साइड कर देते हैं थोड़ा। चलो, रिकमेंडेशन में इसने क्या कहा, नेशनल पीपीपी पॉलिसी शुड बी फॉर्मुलेटेड। स्विस चैलेंज मेथड को ख़त्म कर दो यार, इन्होंने ये बोला। देयर शुड बी एन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस इन पीपीपी, स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर गुड गवर्नेंस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस विल बी देयर। इम्प्रूव फिजिकल रिपोर्टिंग प्रैक्टिस, ऑडिटिंग वगैरह हो। नो नॉन अचीवेबल प्रोजेक्ट्स शुड बी स्क्रैप्ड, फॉर एग्जाम्पल रीबिडिंग। सेटअप आईपैड इंफ्रास्ट्रक्चर पीपीपी एजुकेशन ट्रिब्यूनल। अम्ब्रेला गाइडलाइंस फॉर स्ट्रेस्ड प्रोजेक्ट्स। याद करो ये हैवी वर्ड, एनएनपीपी पॉलिसी, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस, ये वो, फिजिकल रिपोर्टिंग प्रैक्टिस, ये याद करो। जब पूछा जाएगा तो वे हेड में विजय केलकर कमेटी लिख के ये 3-4 पॉइंट्स लिख देना। आगे बढ़ते हैं अब यार, वी आर गोइंग टू डू द चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इसे देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट मॉडल्स वी आर डन विद। सबसे पहले चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी करेंगे, उसके बाद ये भी समझ आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये ना एवोल्यूशन हुआ एक, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, कैसे करूँ, यहाँ पे कर लेते हैं। नाइनटीन 48 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, 1977 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, 1980, 1991, 2014, ठीक है। देखते हैं एक एक बार देखते हैं, और ये टाइमलाइन है, ठीक है। ये एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और चेंजेस, ये वो हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1946, इट फोकस्ड ऑन मिक्स्ड इकोनॉमी। पेन बदल लें, फोकस्ड ऑन मिक्स इकोनॉमी, कि प्राइवेट भी होगी, कम होगी, पर प्राइवेट भी होगी और पब्लिक भी होगी, मतलब गवर्नमेंट तो होगी ही ऑब्वियसली, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो फोकस इसमें वाज ऑन स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। वो गांधी जी का उस वक्त काफ़ी ज़्यादा वारा फैला हुआ था, तो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की तरफ ज़्यादा फोकस था। 4 क्लासेस डिस्ट्रीब्यूट की गई कि इंडस्ट्री चार तरह की होंगी। एक जिसमें गवर्नमेंट, ये लिखा हुआ है, ओनली गवर्नमेंट सेंटर्ड, जैसे आर्म्स, एम्यूनेशन, रेलवेज एक्सेट्रा, न्यूक्लियर एनर्जी। अब ऐसी अंडरटेकिंग्स जिसमें जो कि स्टेट के अंडर होंगी, फॉर एग्जांपल कोल, आयरन, स्टील, अभी ये प्राइवेट के अंडर नहीं है, अभी दीज हैव नॉट बीन प्राइवेटाइज्ड येट। इंडस्ट्रीज रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की नहीं है लेकिन रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट है। ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस के लिए ओपन है, इंडिविजुअल्स के लिए, कोऑपरेटिव्स के लिए, ठीक है। ऐसी 4 इंडस्ट्रीज़ की क्लासेस को डिफाइन किया गया। मेन फोकस वाज ऑन, हमें क्योंकि इसके लिए करना है, मेंस के लिए करना है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी और स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक। 1956 में क्या हुआ, क्लोज्ड इकोनॉमिक मॉडल था, क्योंकि प्राइवेट बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो इसके लिए एफडीआई एफपीआई तो होती नहीं थी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन थी, बाहर आप भेज नहीं सकते थे, वो तो 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए, उसके बाद ये सब होना शुरू हुआ है। डोमेस्टिक या प्राइवेट प्लेयर बहुत ज़्यादा नहीं होते थे, ठीक है। पर ये जो पॉलिसी थी ना, ये इट वाज अ ब्लूप्रिंट फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, क्योंकि इस टाइम पे सेकेंड 5-year प्लान वाज स्टार्टेड एंड इट मेजरली फोकस्ड ऑन, इट वाज बेस्ड ऑन नेहरू महालनोबिस मॉडल, विच मीन्स हैवी इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करना है। फॉर एग्जांपल आयरन ट्रेड, आयरन, स्टील, इन सब पे, ठीक है, कोल वगैरह पे। 1956 की हो गई। 1977 की पॉलिसी में क्या हुआ, इट वाज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ दिस पॉलिसी। एम क्या था कि एम्प्लॉयमेंट मिले पुअर को, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ कम हो।
डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर फोकस किया गया कि जो MSMEs हैं उनको थोड़ी ज़्यादा प्रमोशन मिले, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोशन मिले, ठीक है, ये भी हो गया। 1980 में क्या हुआ, थोड़ी सी ना 1991 से पहले वाली थोड़ी हिंट्स आनी शुरू हो गई इसमें, मतलब जो लाइसेंसिंग थी उसे थोड़ा लिबरलाइज कर दिया गया। अब इतनी ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होती थी लाइसेंस लेने में, ठीक है, मतलब परेशानी होती थी पहले से कम। कंपटीशन को प्रमोट किया गया डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ में। इसके कारण क्या हुआ, MRTP और FEMA इंट्रोड्यूस हुए। MRTP मतलब जो ट्रेड प्रैक्टिसेस है उनके ऊपर ना कुछ रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस डाल दी गई कि ताकि ये मोनोपोली ना कमा पाएँ, ठीक है, मोनोपोली ना मिले उन्हें और एक्सप्लॉयटेशन ना हो, प्राइसेस वगैरह राइज ना हो, क्योंकि फेमाइन वगैरह भी इस टाइम पे वो सब चल रहा था। 75 में इमरजेंसी लगी थी, उससे पहले 1971 वॉर, ये वो, इसलिए कंपटीशन को भी प्रमोट किया गया। देखा इंटरलिंकेजेस है। और स्टार्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, फोकस ऑन एक्सपोर्ट वाज स्टार्टेड। 1991 में क्या हुआ, यहाँ पे हुई काया पलट। इसे हम फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म भी कहते हैं, लिखा होगा कहीं यहीं पे, ये रहा। 1991 को LPG रिफॉर्म क्यों कहते हैं, LPG मैं आपको बता दूं पहले। LPG लिबरलाइजेशन मतलब अगर आपको लाइसेंस लेना है तो लाइसेंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। लाइसेंस राज को ख़त्म कर दिया, मतलब लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जहाँ लाइसेंस की ज़रूरत है वहाँ वहाँ मिलेगा, वो भी आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। P फॉर प्राइवेटाइजेशन, जहाँ पे हर इंडस्ट्री में गवर्नमेंट का कंट्रोल था, गवर्नमेंट कम हो जाएगी, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, रोल बढ़ जाएगा। वो देखा ना 2014 में मोदी जी ने कहा कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस इन डूइंग बिजनेस। ग्लोबलाइजेशन विच मेक्स द वर्ल्ड अ ग्लोबल विलेज, तो एक्सपोर्ट्स वगैरह बढ़े, FDI FPI वगैरह हुआ। तो अभी इसी को डिटेल में देखते हैं थोड़ा। रोल बैक ऑफ PSCs मतलब प्राइवेटाइजेशन, फॉलोड बाय न्यू लिबरल इकोनॉमिक गवर्नेंस, मतलब लिबरलाइजेशन मतलब लाइसेंस वगैरह की उतनी ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक गवर्नेंस वाज बेस्ड ऑन न्यू लिबरलिज्म, जैसे कि US में 1970s में हो चुका था, यहाँ पे 1991 में हो रहा था। प्रो मार्केट, प्रो कैपिटलिस्टिक इंक्लिनेशन, मार्केट के ऊपर फोकस किया गया, प्रो कैपिटलिस्टिक फॉर्मेशन के ऊपर फोकस किया गया। क्यों? क्योंकि 1991 में जो USSR था ये कोलैप्स हो गया। अब यार USSR ये मैं सारा समझा देता हूँ, एक बार थोड़ा क्लियर कर ही दूँगा। और भी देखो, USSR USA, इट फोकस्ड ऑन सोशलिज्म या कम्युनिज्म, इट फोकस्ड ऑन कैपिटलिज्म। ये कहते थे बिज़नेस तगड़ा करो, ये कहते थे कि ओनरशिप किसी के हाथ में नहीं रहेगी, वो सारी सोसाइटी की कॉमन ओनरशिप है। जैसे चाइना भी एक, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, वो भी इसी को फॉलो करती है, हालांकि करती वो भी तगड़ा कैपिटलिज्म है, पर ठीक है। अब क्या हुआ, 1991 से पहले तक तो इंडिया वेलफेयरिस्ट अप्रोच और इसको काफ़ी फॉलो करता था। 1991 में क्या हुआ, USSR कोलैप्स हो गया, ख़त्म हो गया, रशिया बच गया, बेलारूस, यूक्रेन इधर उधर सारे निकल गए। जब रशिया बच गया तो USSR की ये सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पॉलिसी भी काफ़ी डाउनफॉल आ गया इसमें, तो USA की कैपिटलिस्टिक पॉलिसी काफ़ी बढ़ गई। ऊपर से 1991 में इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व्स नहीं थे, तो IMF से लोन लेना था। IMF ने ये शर्तें रखी कि कैपिटलिस्टिक प्रमोशन करो, LPG लेके आओ। इसलिए जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे मनमोहन सिंह जी और नरसिम्हा राव जी, इन दोनों ने मिलके LPG लेके आए, ठीक है, वही LPG है। देखो, USSR कोलैप्स्ड, IMF की कंडीशंस थी, इंडिया फ्रॉम सोशलिस्ट टू कैपिटलिस्ट मूव्ड। हालांकि आज भी इंडिया में सोशलिज्म को प्रमोट किया जाता है, हमारे प्रीएम्बल में भी 42nd अमेंडमेंट में दिस वर्ड वाज एडेड, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। पर जो सोशलिज्म है ना, जैसे DPSPs हैं, इट इज़ फोकसिंग ऑन वेलफेयरिज्म, ठीक है, इसलिए वेलफेयर और कैपिटलिज्म का मिक्सचर इंडिया में काफ़ी सुंदर है। ये दोनों आइडियोलॉजीज़ को साथ लेके चल रहा है। चलो आगे देखते हैं। पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में, हाँ अब ये भी देख लो, एक और चीज़ देख लेते हैं फिर। ये तो फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स हो गए। 2008 के बाद क्या हुआ, प्राइमरीली इंडिया में 2014 के बाद सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स आने शुरू हो गए। इससे क्या हुआ, सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म में फोकस्ड ऑन डिजिटाइजेशन, जैसे कि UPI आया, GST आया, IBC नीति, डिजिटाइजेशन, जैम, ट्रिनिटी, ये वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हुई इन सबसे। तो ये सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स हैं, ये फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स हैं, ठीक है।
वी हैव डन चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये भी हमने कर लिया। इफ़ेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, ये देखते हैं। उससे पहले ये नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, इसी को एक और आस्पेक्ट में देखते हैं। अबॉलिशन ऑफ एक्सपोर्ट सब्सिडीज़। अब क्योंकि वी आर गोइंग टू प्रमोट कॉम्पिटिशन, वी आर गोइंग टू प्रमोट एक्सपोर्ट, यहाँ पे जो एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडीज़ दी जा रही थी उनको अबॉलिश कर दिया गया ताकि WTO के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो किया जा सके, टू इंक्रीज़ कम्पेटिटिवनेस इन इंडियन गुड्स। रिकार्डोज की थ्योरी है लॉ ऑफ कम्पेटिटिव एडवांटेज, मतलब ये एक देश है USA, ये एक देश है UAE। USA फॉर एग्जांपल वीट काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोड्यूस कर लेता है, लेकिन आपके यहाँ पे वैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं है कि आप वीट उस तरीके से प्रोड्यूस कर पाओ, ठीक है। लेकिन आपके पास वैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जिसमें आप फॉर एग्जांपल कॉर्न को अच्छे से प्रोड्यूस कर पाओ, ठीक है। वैसे UAE में तेल है, लेकिन एग्जांपल मान रहे हैं कि कॉर्न को अच्छे से प्रोड्यूस कर पाओ, कल्टीवेट कर पाओ, तो UAE को आइडियली कॉर्न को ही कल्टीवेट करना चाहिए और USA को आइडियली वीट को ही कल्टीवेट करना चाहिए, और उसके बाद उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम कर सकते हैं। लेकिन टू बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इसे कॉर्न प्रोड्यूस करना चाहिए, इसे वीट प्रोड्यूस करना चाहिए। अगर ये वीट करेगा और ये कॉर्न करेगा तो ये कंपटीशन अनहेल्दी हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमी को नुकसान होगा, एनवायरनमेंट को नुकसान होगा, एंड इट वुड नॉट बी अ वेरी बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल टू अस। सेकेंड थिंग, disinvestment in PSUs. We have read the privatization. Unified exchange rate. Now because the market has been globalized, तो exchange rate will be determined by market कि रुपी कितने रुपए रहेगा फॉर डॉलर, एक्सचेंज रेट क्या रहेगा। अबॉलिश लाइसेंस कोटा राज सिस्टम, लिबरलाइज हो गया, लाइसेंस का कोटा राज जो था वो ख़त्म हो गया, ब्यूरोक्रेसी का रोल यहाँ पे कम हो गया। MRTP अबॉलिश्ड, जो कि 1977 में आई थी, ठीक है, 1973 में आई थी, लेकिन 1980s के आसपास आई थी ना, हाँ देखो 1980s के MRTP के लिए 1973 में आई थी। इसे ख़त्म कर दिया गया क्योंकि इट वाज ऑब्स्ट्रक्टिव फॉर इंडस्ट्रीज़। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फुल करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। फुल करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी मतलब बाहर से जितने मर्जी रेमिटेंस आ सकते हैं, जितने मर्जी ग्रांट्स आ सकते हैं, हम कितने मर्जी ग्रांट्स या रेमिटेंस भेज सकते हैं, लेकिन जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है इट विल बी पार्शियल। ऐसा नहीं है कि आप आ रहे हो और 100% यू हैव इन्वेस्टेड FDI इन हमारे बैंक्स, सारी कैपिटल ही खरीद ली, ओनरशिप ही आप खुद ले गए सारी, अनलेस गवर्नमेंट हैज़ अलाउड दिस। तो इसलिए कैपिटल अकाउंट है वो पार्शियल है, जो करंट अकाउंट है वो फुल कन्वर्टेबल है। रिमूवल ऑफ मैंडेटरी कन्वर्टेबल क्लॉज। अब देखो यार, ये वैसे तो चलो मैं बता ही देता हूँ। क्या होता था, आपने डेट लिया, डेट को आप रीपे नहीं कर पाए, NPA हो गया, तो बैंक्स क्या कर सकते थे पहले कि आपकी कंपनी की इक्विटी ले लेते थे। बैंक्स टेक इक्विटी ऑफ कंपनी फॉर नॉन रीपेमेंट ऑफ डेट। इस सब को एबॉलिश कर दिया गया, क्यों? ताकि वो जो लोग हैं वो और ज़्यादा क्रेडिट ले, मनी मल्टीप्लायर बढ़े, उसके बाद वो कैपेक्स बढ़े, हमने वो साइकिल किया है ना, कैपेक्स बढ़े और प्रमोट हो ग्रोथ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, ये वो सब। अब हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी प्लस देयर इफेक्ट्स ऑफ ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब ये देखो, ये डबल एज स्वॉर्ड है, मतलब इसके कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, इसके कुछ नेगेटिव्स भी हैं। पॉजिटिव्स क्या हैं कि GDP की जो ग्रोथ रेट है 6.6% से इंक्रीज़ हो गई, मतलब 2x हो गई पहले से। पहले क्या था, हिंदू ग्रोथ रेट थी, 2 से 3% की ग्रोथ रेट रहती थी साल की, अब उस 6.6% हो गई। अब देखो वो 8.5% भी जा रही है, ठीक है। पहले पॉजिटिव्स देख लेते हैं, नेगेटिव्स बाद में देखते हैं। इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग हमने देखा, फुल करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। अनरिस्ट्रिक्टेड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, जिसने जितना इन्वेस्ट करना है वो कर लो। सर्विस सेक्टर है, कंपेटिटिव एडवांटेज लॉ, हमें कंपेटिटिव एडवांटेज मिली कि हमारा सर्विस सेक्टर काफ़ी अच्छा है। सरप्लस है, UK और USA के साथ, UAE के साथ भी सरप्लस है, UU वाले सारे सरप्लस है, इंडिया इनके साथ ट्रेड बैलेंस। बैंकिंग में क्रेडिट से एक्सेस हुआ, एफिशिएंसी और कंपेटिटिवनेस आई, स्टॉक मार्केट्स का बूम फेज़ आया क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब बढ़ा। एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर भी इम्प्रूव हुए। अमर्त्य सेन ने अपनी वो अप्रोच दी थी ह्यूमन डेवलपमेंट की। नेगेटिव्स क्या है, जॉबलेस ग्रोथ है यार, मतलब एग्रीकल्चर हमारे में था, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ग्रोथ करनी थी, लेकिन एग्रीकल्चर के बाद भी डायरेक्टली जम्प टू सर्विस सेक्टर।
अब इट वॉज स्किप्ड, जो कि मेन जॉब जनरेटिंग या एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्री है, इट्स ग्रोथ वॉज स्किप्ड। तो अभी इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, इसलिए मेक इन इंडिया के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। मेकिंग इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग हब, असेंबल इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, कितनी सारी स्कीम्स हैं, ठीक है। डोमिनेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, 90% ऑफ द इकोनॉमी इज़ इनफॉर्मल। एग्रीकल्चर में नो LPG, प्राइवेटाइजेशन कुछ दिखती नहीं है, मुश्किल से 11% ऑफ द टोटल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज़ इनटू एग्रीकल्चर, वो भी लोकल ही है, बाहर से नहीं है। वेरी लिमिटेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। टेलीकॉम में इतने स्कैम्स हुए, 2G स्कैम, NPS वगैरह इतने होते हैं, BSNL सो इनएफिशिएंट नाउ। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, अब यहाँ पे हमने बैंकिंग के बारे में पढ़ा, बैंकिंग के बारे में नेगेटिव एक पढ़ लेते हैं कि NPS बढ़ रहे हैं, स्कैम जैसे कोलगेट, ये कोल का स्कैम था, COAL वाला। अब यहाँ पे स्टॉक मार्केट्स देखा, उसके बाद हर्षद मेहता स्कैम, 1992 स्कैम, वल्नरेबिलिटी वगैरह बढ़ी। कमर्शलाइजेशन, लैक ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। ऑक्सफैम ने बताया कि 1% ऑफ द पॉपुलेशन ओन्स 40% ऑफ द वेल्थ इन इंडिया। तो दिस इज़ द राइजिंग इनइक्वालिटी फेज। इम्बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, एक तरफ कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तो बढ़ गए, दूसरी तरफ उड़ीसा, बिहार ऐसे ही रह गए। इंटर रीजनल, बेंगलोर बिहार, इंट्रा रीजनल गुजरात में फॉर एग्जांपल कांडला बढ़ गया, सौराष्ट्र पीछे रह गया, बैकवर्ड। पुअर इनोवेशन इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, R&D कम है। GDP का 0.7% इज़ यूज्ड फॉर R&D, वेयर एज the recommended level is 2% of the GDP shall be further utilized for R&D. अमेरिका में it is more than 2%, चाइना में it is more than 4%. वे अहेड क्या है, पॉजिटिव्स वगैरह दे दिए और ही वे अहेड है, ये पॉजिटिव्स वगैरह ही है। मेक इन इंडिया, असेंबल इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, IR 4.0, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सनराइज सेक्टर्स कौन से हैं, EVs हैं, FPI हैं, EV के लिए फेम स्कीम है, फेम 2.0 है। FPI के लिए हमने स्कीम पढ़ी थी किसान संपदा योजना, और क्या थी FPI के लिए, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। एजुकेशन, एनस्किलमेंट और हेल्थ, इन तीनों के ऊपर अगर फोकस करेंगे, ये तीनों सेक्टर इज़ द ग्रोथ सक्सेस ऑफ इंडिया। फोकस ऑन हाँ, अब देखो ड्वार्फिंग क्या होता है। हम बिजनेसेस को स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन एक लेवल के बाद ना इंडिया के स्टार्टअप्स ग्लोबल या नेशनल लेवल पे एक लेवल के बाद बढ़ नहीं पाते, और उस फिनोमिना को कहते हैं ड्वार्फिंग, के बोना ही रह गया भैया, छोटा ही रह गया तुम्हारा बिजनेस। इसके सॉल्यूशंस क्या हैं वो मैंने आगे बताए हैं, यहाँ पे आगे नहीं, मतलब अगला लेक्चर होगा वहाँ पे ना एक मिडिल इनकम ट्रैप है, मिडिल इनकम ट्रैप, उसमें बताया है कि ग्लास सीलिंग होती है, कैसे उसको ब्रेक करना है, क्या क्या करेंगे उसके बाद ये ग्लास सीलिंग ब्रेक होगी, और कौन सी कंट्रीज़ ने ब्रेक कर लिया है, हम कहाँ पे हैं, हमने कहाँ नहीं किया, इसके कुछ स्टेजेस हैं, सप्लाई चेन ये वो सब है, वो सब देखेंगे, ठीक है। तो फोकस हमने करना है रिजॉल्विंग इश्यूज़ ऑफ ड्वार्फिंग टू मेक इंडियन स्टार्टअप्स वर्ल्ड वाइड और ग्लोबल, ठीक है यार। थैंक यू, ऑल द बेस्ट अचीवर्स, वी हैव कंप्लीटेड इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, ये भी ख़त्म हो गया। अगले लेक्चर में ना PYQs देखेंगे, PYQs नहीं देखेंगे, PYQs के टॉपिक्स को देखेंगे, फॉर एग्जांपल ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ये वो यहाँ पे मैंने दिखाया है, कुछ दिखा देता हूँ, चलो यार ये भी रेडी नहीं हुआ। तो इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं, लेकिन गवर्नमेंट बजटिंग देख लेंगे, उसके अगले लेक्चर में ये दोनों ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो जल्दी इकोनॉमी भी ख़त्म होने लगा है, एग्रीकल्चर वी आर डन विद, ठीक है। साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट बचा है सिर्फ, उसके बाद GS 3 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद GS 4 करेंगे मस्ती से। ये सारा मैं 3-4 लेक्चर्स में बढ़िया तरीके से करवा दूंगा, सारी डेफिनेशंस कैसे करनी है, वैल्यू एडिशन इतनी काम की होती है ना इसमें, और क्या लेवल की वैल्यू एडिशन दूंगा, डोंट यू वरी, ठीक है। देन सी यू गाइस, ऑल द बेस्ट अचीवर्स।